मित्रों, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं आमतौर पर कहता हूँ कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण बताता, सुनाता या दिखाता हूँ जो और चैनलों पर या तो होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। लेकिन मैं यह समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि युद्ध के इस विषम परिस्थिति में जहां लोग और कोई बात नहीं कर रहे हैं, हमारा पूरा विपक्ष कह रहा है कि भाई जो तुझको पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। इस स्थिति में आपको जातिगत जनगणना की क्या जरूरत पड़ गई? जनगणना की मांग तो राहुल गांधी बहुत दिन से कर रहे हैं। जनगणना की मांग जातिगत आदरणीय पिनवा दीदी जी को सादर प्रणाम। जातीय जनगणना की मांग तो सारा विपक्ष कर रहा है। आप उस पर तरह तरह के कमेंट मार रहे हैं, जात में बांटने की साजिश हो रही है, फलाना ढिमाका। तो फिर अचानक जब किसी ने नहीं मांग की तो आपको जातिगत जनगणना की जरूरत क्या पड़ गई? मैंने कल यह बात कहा था। मैं आज भी चिंतित हूं, समझ नहीं पा रहा। लेकिन कोई बात नहीं, नरेंद्र मोदी के पास बहुत समझदारों की फौज है। समझदार लोग वहां पर हायर किए गए हैं और समझदार लोगों से ही घिरे रहते हैं मोदी। और उनके काम करने के तरीके से लग रहा है कि उनके पास समझदारों की संख्या कम नहीं है, ज्यादा ही है। लेकिन मैं भी कोई बेवकूफ हूं नहीं, और मैं यह नहीं मानता कि कोई आईएएस का परीक्षा पास कर जाए समझदारी की सर्टिफिकेट उसी के पास हो। मैं समझता हूं कि बहुत सारे आईएएसओं को तो मैं जानता हूं, कम से कम 200-300 लोगों से तो बातचीत होती है, 10-20 का तो आना जाना भी है। घर में शादी ब्याह में जाना होता है। आप में से कई लोगों ने देखा होगा, मेरी बिटिया की शादी थी तो कई लोग आए थे आशीर्वाद देने के लिए, आईएएस लोग। और अभी अभी 4 दिन पहले ही देश के सबसे बड़े अफसर के बेटे के शादी में मैं गया था, लखनऊ भी और दिल्ली भी। तो सीधा संवाद में अफसर रहते हैं, और मैं नहीं मानता मिलने से भी कि वो लोग को इतने समझदार हैं जितना मैं नहीं। तो सुझाव तो मैं दूंगा। चर्चा करते हैं जातिगत जनगणना पर, क्या क्या गणना होना चाहिए। मित्रों देखिए, कहा जाता है कि जातिगत जनगणना की जरूरत इसलिए पड़ी कि अब पता चले कि कौन से जात के कितने लोग हैं और उनकी स्थिति क्या है। बिल्कुल ठीक, लेकिन स्थिति में कैसी स्थिति अब चर्चा नहीं है। मेरा मानना है कि सबसे पहले तो जातीय जनगणना ईमानदारी से हो और एक्चुअल जात का पता चले, और एक्चुअल जात के पता में फिर उनको उनके हिसाब से उनका हक दिया जाए। जैसे अभी युद्ध चल रहा है तो मिलिट्री में भी उनका एक कैडर बनाया जाए कि भाई आप देश के 27% हैं तो आपको फौज में 27% भेजा जाएगा। आपको उन सब हैजर्डियस वर्क में भी 27% भेजा जाएगा जहां पर देश में सेवा की जरूरत है। आपको नासा में भेजा जाएगा 27%, आपको इसरो में भेजा जाएगा, कल कारखाने में भेजा जाएगा। आप अगर जेल में हैं तो क्यों हैं, इसकी वर्गीकरण की जाएगी। आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ी तो कैसे बढ़ी, पिछले कम से कम आजादी के दिन से तो पता किया जाए। जनगणना में एक कॉलम बनाया जाए कि जिस दिन देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस दिन आपकी आर्थिक स्थिति क्या थी और आज क्या है, और क्या है तो आधार क्या है। जैसे 1947 को किसी आदमी के पास 800 बीघा खेत था, 1000 बीघा खेत था, और आज उसके पास 8 बीघा खेत है। तो क्यों है? और अगर किसी के पास खेत ही नहीं था, वो तो बेचारा भीख मांग रहे थे। उनके दादाजी, हमारे दादाजी के घर में हल चलाया करते थे, और आज लखनऊ दिल्ली के सबसे महंगा मोहल्ले में घर है उनका। तो वो कैसे है? कौन सा व्यवसाय किए हैं? क्योंकि कईयों के पास तो नौकरी करने की पात्रता ही नहीं है, फार्म ही नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम लोग पढ़ा करते थे तो सड़कों पर फार्म बेचते थे सब। अब तो सब ऑनलाइन हो गया। ये नई वाली पीढ़ी तो पता नहीं होगा कि कोई सड़कों पर फार्म बिकता था। और हम लोग टाइम पास करने के लिए खड़ा हो जाते थे। रेलवे की भर्ती, मिलिट्री की भर्ती, पोस्टमैन की भर्ती, चपरासी की भर्ती। तो उस समय 10-12 में पढ़ते थे तो देखते थे कि 10-12 वाला कौन सा है। तो उसमें चपरासी वाला रहता था कि चपरासी की जरूरत है, और रिक्वायरमेंट का है 8 पास होना चाहिए और साइकिल चलाने आना चाहिए। तो हम लोग कहते थे यार चपरासी भर के तो हाई है, बाकी तो पढ़ लेंगे दे देंगे, अभी तो योग्यता है। लेकिन मैं बहुत से राजनेताओं को जानता हूं कि वो 8 पास तो खैर किसी तरह से कर गए, बट साइकिल चलाना नहीं आता।
क्योंकि साइकिल से गिरते हुए वीडियो समाचार चैनल पर आया हुआ है। तो मतलब आप चपरासी की पत्रता नहीं रखते और हवाई जहाज में केक काटते हैं, तो कहां से काटते हैं? जनगणना में यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक यह नहीं आएगा तब तक उनके लोगों का अधिकार असल में कौन मार रहा है, कौन खा रहा है, ये कैसे पता चलेगा? और जनगणना वाले को यह जरूर करना चाहिए। इससे यह हो जाएगा कि आपके समाज के लोग, मैं अपनी कर देता हूं, और एक प्रेमनाथ द्विवेदी मेरे सामने दिख रहे हैं, एक तो खैर मेरा भांजा ही है, तब उसकी चर्चा छोड़ देते हैं। मैं एक क्षत्रिय ब्राह्मण पर चर्चा करते हैं। मैं पहले अपनी कर, क्योंकि अपनी बात करके समझ में आ जाती है। जैसे मेरे यहाँ जनगणना वाला आएगा, राकेश सिंह परमार है, जी हाँ। 15 अगस्त 1947 को आपके पुरखों के पास कितना जमीन था मैं बताऊंगा। कितने हल चलते थे आपके बाप दादा के, वो मैं बताऊंगा। और क्या क्या संसाधन था मैं बताऊंगा। उसके बाद आप जो ये दिल्ली में मकान लिए हैं, ये कैसे लिए हैं, मैं उसका स्रोत बताऊंगा। उसी तरह से प्रेमनाथ द्विवेदी से पूछा जाएगा कि भाई आपके पुरखे क्या करते थे। एक और पंडित आ गए, भरत चतुर्वेदी, दोनों पंडितों को एक ही साथ संबोधित कर देते हैं। तो इनसे पूछा जाएगा कि 1947 में आपके पूर्वजों की स्थिति क्या थी, और आप जो दिल्ली और पुणे और नागपुर में हैं तो कैसे हैं, और वो जो घर बनाया वो कैसे बनाया है। यही बात तो मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव के परिवार से भी पूछी जानी चाहिए। भाई लालू प्रसाद के परिवार कहाँ जाया जाएगा कि भाई लालू जी 1947 में आपके बाप दादा की स्थिति क्या थी। अच्छा, और अभी जो डिफेंस कॉलोनी में घर है, छतरपुर में फार्म हाउस है, हवाई जहाज में केक काटते हैं, उसका आधार क्या है, यही मुलायम सिंह से पूछा जाएगा। इससे क्या होगा कि जो असल पता चलेगा कि किसका हक कौन मार रहा है, क्योंकि निश्चित तौर से ये प्रेमनाथ द्विवेदी, भरत चतुर्वेदी और राकेश परमार, ये तीनों ने तो किसी का हक नहीं मारा। क्योंकि दिल्ली में तो मैंने किसी का चाय नहीं पिया है, अपने ही खाते हैं, तो मैंने तो हक मारा नहीं है। मतलब अगर दलित का कोई रामविलास का परिवार हक मार रहा है, तो पासवान का हक सिर्फ रामविलास मार रहे हैं, क्योंकि रामविलास बाद चिराग आया और चिराग बाद उनका बेटा आएगा। हालांकि उसने भी शादी नहीं की है, शादी करेगा तो जरूर बच्चा होगा। वही पिछड़ों का हक बिहार में लालू प्रसाद का परिवार ले रहा है, और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का परिवार ले रहा है। तो जो हकों की बात होती है कि भाई उनके लिए योजना बनेगा, तो योजना किसके यहाँ जाएगा, मतलब सारी योजना घूम करके विक्रमादित्य मार्ग की चला जाएगा। और यह राष्ट्र के सामने बताना पड़ेगा कि भाई देखिए, यादवों की स्थिति इतनी है, देश में जनसंख्या यादव की इतनी है, इतना इनके पास संपत्ति है, जिसमें इतने आदमी के पास है, और बाकी लोग भैंस का दूध धो करके जी रहे हैं। तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उनकी साझेदारी। तो कायदे से जो लोग बिना कुछ किए स्टोर किए हुए उनका ले करके उनके बाद दिया जाए, क्योंकि भूदान आंदोलन चलाया गया था ना भाई। जैसे हम लोग गरीब कैसे हो गए, हमारे बाप दादाओं की जमीन तो भूदान आंदोलन में ले ली गई, उसके बाद सीलिंग एक्ट में ले ली गई, उसके पहले प्रिवी एक्ट में ले ली गई। तो 1947 से चर्चा होगा भाई तुम्हारी संपत्ति कहाँ गई, प्रिवी एक्ट में गई, उसके बाद क्या गया, उसके बाद भूदान आंदोलन में चला गया, उसके बाद क्या हो गया जी, सीलिंग एक्ट में चला गया, और अब हम भीख मांग रहे हैं दिल्ली में। और पूछा जाएगा और लोगों को भाई आपके बाप दादा क्या करते थे, नहीं वो तो राकेश परमार के घरों में काम करा करते थे, मम्मी घर में काम करते थे, पिताजी खेत में काम करते थे। अच्छा, और आप क्या करते हैं? नहीं, मैं हवाई जहाज में जन्मदिन मनाता हूँ, और मुंबई पुणे में जाकर के डिस्को डांस करके घूम के आता हूँ। ये पैसा कहाँ से आया? क्योंकि खेत में काम करते हुए राकेश के दादाजी ने कुछ दिया नहीं होगा, बड़े सख्त आदमी थे, और इतना नहीं दे दिए होंगे कि खुद कंगाल होकर तुम जन्मदिन मनाने लगो। तो असली जनगणना यही होगा कि भाई मान लीजिए कि ब्राह्मण के पास संपत्ति है 1 लाख करोड़, और 1 लाख ब्राह्मण है, तो कायदे से उन सब में बर्तन किया जाए, और पूछा जाए भाई जिन लोगों ने लूट कर रखा उसको कहां से रखा है, और अगर है भी तो क्यों अपना अधिकार मार रहे हो, बराबर वाले लोगों को दो, तभी जाकर के जातीय जनगणना का कोई लाभ होगा। नहीं तो अगर आप लड़वाने के लिए जनगणना कर रहे हैं कि भाई 33% वो है, 32% वो, 5% 2% वो है, और बाकी लड़े मड़े कटे, तो फिर वो सरदार पटेल को किस तरह का अपमान होगा। यह बात तो मनमोहन सिंह चले गए बेचारे, मोदी जी हैं वो बताएंगे, क्योंकि सरदार पटेल ने कुनवे कुनवे को जोड़ करके एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया था। अलग अलग राजा थे, उनका अलग अलग कुनवा था, अलग अलग कबीला थे, और उस अलग अलग कबीला का सरदार था।
उन सबको सरदार पटेल ने कहा कि भाई उससे देश मजबूत नहीं होगा, क्योंकि बचपन में हमको पढ़ाई जाती है ना कि एक लाठी आदमी तोड़ देता है और 5 लाठी इकट्ठे करने पर कोई नहीं तोड़ पाता। वो सरदार पटेल पढ़े थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, हर आदमी के हाथ में लाठी दे दो तो वो एक दूसरे को पीट पीट करके लाठी से तोड़ेगा, उनका सर भी फोड़ेगा। तो क्या नरेंद्र मोदी की इच्छा हर आदमी के हाथ में लाठी दे करके एक दूसरे से लाठी तुड़वाना और सर फुड़वाना है? तो हम इसका विरोध करते हैं। हमको इस बात के लिए आरक्षण नहीं चाहिए, जनगणना नहीं चाहिए कि हम कल ये 2 पंडित जो हमको देख रहे हैं उनका सर फोड़ने लगे, या जो हमारा दलित भाई देख रहा है उसका सर फोड़ने लगे। अगर आपस में सब फुटोवल उद्देश्य है तो मैं इसका विरोध करता हूं और आप सबसे आह्वान करता हूं कि इसका विरोध हो, और अगर इसका सदुपयोग हो, पता चले कि किस जाति के लोग कितने साक्षर हैं, कितनों को साक्षर करने की जरूरत है, और वो जो साक्षर नहीं है उनके पास संपत्ति कहां से है, तो वो संपत्ति किसको देने की जरूरत है, तब जाकर के पता चलेगा और लोगों को भी पता चलेगा कि हमारे नाम पर मलाई कौन काट रहा है। और जब अधिकार देने की बात आएगी तो एक बात का ख्याल जरूर रखना पड़ेगा कि भाई अगर मान लीजिए कि मैं अपने पहले नाम ले लूं, नहीं कहेंगे दूसरे का ले रहा है, कि भाई क्षत्रिय मान लो 20% है, तो अब क्षत्रिय में राकेश अध्यक्ष, राकेश की बीबी उपाध्यक्ष, राकेश का बेटा महासचिव, राकेश का दूसरा बेटा उप सचिव, उसका बेटा कनिष्ठ सचिव, उसके बाद कार्यकारिणी सचिव, तो सब अब राजपूत जोड़ लिए गए, अब राजपूत के सब लोग आ गए हैं। यह होगा तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि राजपूत का मतलब यह है कि राकेश के अलावा राम आश्रय, रामाधार, पप्पू, पिंटू, संटू, मंटू ये भी तो है, उनका भी हो समावेश, तब जाकर के समुचित विकास होगा। यही बात और बिरादरी, ये ना हो कि भरत चतुर्वेदी अध्यक्ष बने, उनका बेटा उप सचिव, महासचिव, सचिव जो उन्हीं के घर में हो, फिर इससे जनगणना का कोई मतलब नहीं आ जाएगा। एक बात अंत में बता देता हूं, यह बात हम सबको नहीं भूलनी चाहिए। प्रेमा दीदी और भरत चतुर्वेदी जी पढ़े लिखे होशियार लोग हैं। 90 के दशक तक हम सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन से बहुत आगे थे। बहुत कोशिश के बाद भी चीन हमारा मुकाबला के आसपास भी नहीं आ रहा था। उसी वक्त आरक्षण का आंदोलन भारत में हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके कहने से हुआ, कौन करवाया, उसको प्रलोभन किसने दिया, प्रोत्साहित किसने दिया, या खुद की राजनीति चमकाने के लिए क्या, यह जांच का विषय, मैं इस विषय में नहीं जानता। हालांकि 90 में मैं दिल्ली में ही था और वो गोस्वामी का हत्या हमारे सामने है, उसका मैं विटनेस हूं। तो उस वक्त आरक्षण की मार आई। अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन दुनिया में सबसे आगे और हम रसातल में हैं। तो बाकी की रही सही कसर अगर जनगणना कर देती है तो यह लाभ किसका होगा, यह विचार करने वाली बात होगी। और जब तक जनगणना के आधार पर संपत्ति का समावेश और समुचित बंटवारा नहीं होगा, तब तक इस जनगणना का कोई मतलब नहीं होगा। नहीं तो लड़ने मरने के उद्देश्य होगा कि आप लड़ते रहिए, आप मरते रहिए। कुछ दिन तक लालू जी शासन करेंगे, मुलायम जी करेंगे, उसके बाद राहुल जी करेंगे, और हम सब लोग पीछे बैठ करके ताली बजाएंगे। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि अगर राजपूत से विश्वनाथ प्रताप प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो राकेश परमार क्यों नहीं, ब्राह्मण से अगर पालुपति वेंकट नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो भरत चतुर्वेदी और प्रेमनाथ द्विवेदी क्यों नहीं, और क्यों नहीं इनको बनना चाहिए। सिर्फ पीवी नरसिंह राव ही पूरे ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम इसका विरोध करते हैं। विश्वनाथ प्रताप और चंद्रशेखर जी का मतलब पूरा राजपूत खुश हो गया तो मैं इसका विरोध करता हूँ। अखिलेश और तेज प्रताप ही अगर सारे अहिर का नेतृत्व करते हैं तो मैं इसका विरोध करता हूँ। मायावती, रामविलास और चिराग पासवान ही अगर सारे दलित का प्रतिनिधित्व मान लिए जाते हैं तो मैं इसका विरोध करता हूँ, और इसका विरोध आप सबको करना चाहिए। आइए मिल करके इस कुरीति को जड़ से मिटाने का प्रयास करें। जनगणना से हमको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी किसी में नहीं आता था, बाद में भी किसी में नहीं आऊंगा। लेकिन जो आएंगे वो समझ रहे हैं, उनको तो कम से कम विरोध करना ही चाहिएगा। और सबसे अलग बात यह है कि जनगणना से कहीं ऐसा ना हो कि सामाजिक वैमनस्य उत्पन्न हो जाए, क्योंकि लोग कहेंगे कि तू 5% वाला है, तू 15% वाला है। यह खतरा मुझको सबसे ज्यादा है। और एक बात मैं हमेशा से कहता हूं, अंतिम बार ये कह देता हूं, जिन लोगों को आप नेता कह रहे हैं
उनके घर में जहाज तैयार पड़ा हुआ है। जैसे देश में आगजनी होगी वो पहली बार माल तल लेकर के हवाई जहाज से उड़ जाएंगे। जैसे बांग्लादेश की सखी सेना भारत आ गई, श्रीलंका का राष्ट्रपति इब्राहिम अपना माल लेकर के दूसरे देश में चला गया। आप याद करें कि जहां जहां विघटन हुआ सबसे पहले नेता और बड़े बड़े अफसर उस देश को छोड़ करके भागे। श्रीलंका का राष्ट्रपति की जहाज उड़ ही नहीं रहा था, हेलीकॉप्टर। पायलट बोला भाई साहब कुछ फेंकिए, जहाज नहीं उड़, वजन ज्यादा हो गया। तो उन्होंने अपने परिवार से कहा कि क्या करे, बोला रद्दी को फेंको। तो बांग्लादेशी करेंसी को फेंका, डॉलर वॉलर फिर भी नहीं फेंक पाया, सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं फेंक पाया। आपके नेता भी ऐसा ही करेंगे, जिनको आप रहनुमा मान रहे हैं और जिनका नाम की ताली बजा रहे हैं। लड़ाई आएगी तो आप पर आएगी। ये जो युद्ध अगर भारत पाकिस्तान से हो गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ना तो मोदी के नाक में बारूद की गंध जाएगी और ना ही मुनीर के नाक में जाएगी, ना ही नवाज शरीफ में जाएगी। सीना छलनी मेरे बेटे का होगा, आपके बेटे का होगा, गरीब किसान के और गरीब के बेटे का होगा, क्योंकि फ्रंट लाइन पर वही मरेगा। और वाहवाही होगा कि मोदी जी युद्ध जीत गए। हम लोग ताली बजाने वाला कौम के नहीं है, इसलिए ताली न बजाएं, विचार जरूर करें कि हो रहा है तो किसके हो रहा है। बाकी आप सब समझदार, मैं क्या कहूं, लेकिन जातिगत आधार पर जनगणना का उद्देश्य पावन पवित्र है, सबको सम्मान लाने का है, तो इसका स्वागत है, नहीं तो घनघोर विरोध है। और आप भी करिए, सोच जरूर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्राप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।